टारगेट किलिंग का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर थमा नहीं है। कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का दौर शुरू हुआ है। आपको जानकारी बड़ी मुहैया करवा रहे हैं। सेब का बाग आज एक बार फिर से लाल हो गया है, उस लहू से लाल हो गया है। और आपको बता दें कि आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला किया, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद है। फिलहाल तस्वीरों को आप देखिएगा, ये चीख और पुकार नई बात नहीं है कश्मीर के अंदर। ये चीख और पुकार नया नहीं है, कि बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो उन सवालों के जवाब देने से कतराते हैं जिन्हें आम जनता ने जिनको जिम्मेदारी सौंपी है। और ये जिम्मेदारी उन रीजनल पार्टी की है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को खास तौर पर संभालने का, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने का लोगों से वादा किया था, लेकिन वो हो ना सका। केंद्र की जिम्मेदारी है जो इस वक्त भी जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिला रही है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। पर क्या वाकई जम्मू कश्मीर की तस्वीरें बदली हैं? आज उसी का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि तमाम लोगों की जिम्मेदारी थी, उन लोगों को जिम्मा सौंपा था। आम जनता ने भरोसा उन लोगों पर जताया था जो पार्टियां जाती हैं घरों घरों तक और कहती हैं कि भरोसा करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन होता क्या है वो आपको तस्वीरों के माध्यम से बखूबी पता लग रहा होगा। कश्मीरी पंडित सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए हमेशा इस्तेमाल होता आया, लेकिन कश्मीरी पंडितों का समाधान क्या अब हो सकेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आज गुलिस्तान न्यूज डंके की चोट पर सवाल पूछेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। क्योंकि आपको याद होगा इतने कश्मीरी पंडित जो हाल ही के अंदर हमने देखा था कि उनको भी मौत के घाट उतारा गया, लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीर सामने आई जो चीख पुकार मचा रही है, जो सवालों को पूछने को मजबूर कर रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी गई थी वो लोग नाकाम क्यों साबित हो गए। कि जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी एक समय पर पीडीपी के पास थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी का गठबंधन भी हुआ, इस वक्त यूटी है जम्मू कश्मीर। लेकिन आखिर ये जिम्मेदारियां जो ली जाती हैं उसको क्यों नहीं निभाया जाता है सही तरीके से? आज सवाल ये है क्योंकि इसमें आम जनता का लहू बहता है, और आम जनता का लहू किस तरीके से इस वक्त भी जम्मू कश्मीर के अंदर बह रहा है उसकी तस्वीरें तो गुलिस्तान न्यूज आपको आज से नहीं कई सालों से दिखा रहा है। और सच हम दिखाते हैं, सच आपके सामने लाते हैं ताकि आपसे जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंच पाए। फिलहाल आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट से आपको सुनवाते हैं कि आखिर किस तरीके से उन पंडितों का दुख दर्द है जो कि हमारे साथ साझा करते हैं और हम उस दुख को सरकार तक पहुंचाते हैं। फिलहाल सुनिएगा क्या कुछ कहते हैं कश्मीरी पंडित। सोचो, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। देवकाओं का जवाब ये है, आप अपने गांव में बैठो, अपने उतरी गांव वालों के साथ काम करो, उतरी मारो। मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूं। ये ड्यूकॉम का जवाब है। बोला और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए। तो ये ड्यूकॉम। फिर मैं डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ उनका? या हमारे यहाँ कोई हक नहीं है? जब ड्यूकॉम के हाथ में कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आज क्या मसला हुआ? आज भी वही हुआ जो पहले मेरे भाई के साथ हुआ। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। हम आज भी यहाँ मार रहे हैं। तो ये जो भाई थे ये क्या घर में ये जो कत्ल हुआ, इस कत्ल का जिम्मेवार खाली ड्यूकॉम और डीसी हैं बस। तो ये क्या घर में थे कि बाग में थे? घर में थे, बाग में थे। क्या हमें घर से बाहर नहीं निकलना है? हमें मजदूरी नहीं करना है? हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है? हमें पेट अपने लिए खाना नहीं कमाना है? ना हमारे पास नौकरी है ना कुछ है, हम क्या करेंगे? सवाल का जवाब लेने की आज हम कोशिश करेंगे, लेकिन जब जब कश्मीर के लोगों का लहू बहता है तब तब राजनीति भी बखूबी होती है और राजनीतिक रोटियां भी बखूबी सेकी जाती हैं। आज हर एक पार्टी का नेता मैदान के अंदर कूद पड़ा और बताने लगा कि केंद्र सरकार आखिर क्या कश्मीरी पंडितों के साथ कर रही है और आगे आने वाले समय में जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो किस तरीके से सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। फटाफट से हम अपने खास मेहमानों के पास तो चलेंगे, लेकिन वो बाइट आपको सुनवा देते हैं जो राजनेता राजनीति के लिए सिर्फ देते हैं।
वो बाइट सुनवाइएगा, फिर अपने खास मेहमानों के पास चलते हैं। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर। उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पहले तो मैं इस अटैक का खंडन करता हूं और जो सुनील कुमार शहीद हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और उनका भाई पिंटू कुमार जो अभी जेर इलाज है उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। देखिए, जो ये कल गोपालपुरा में और यहाँ पीसीआर में और आज ये तीसरा इंसिडेंट है, ये सीधे सीधे दर्शाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित जो यहाँ पे तत्व है, एलिमेंट है, वो बौखला गया। जब उसने चारों तरफ से कश्मीर के हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर दुकान, हर पोल, हर मकान पे तिरंगा देखा तो पाकिस्तान घबरा गया। क्योंकि कश्मीर ने यहाँ के भाईचारे, यहाँ के अमन और यहाँ की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों में ली और जिसका मुजाहिरा तिरंगा हाथ में लेके उन्होंने किया। मुझे लगता है कि ये एक बौखलाहट। देखिए, जहाँ तक ऐसी अनफॉर्चुनेट वारदातों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कोई भी जी होश शख्स ऐसे वारदातों की मजम्मत के बिना रह नहीं सकता। अल्फाज भी नहीं काफ़ी है कि बार बार हम मजम्मत करें, दुख का इजहार करें। तो मुझे लग रहा है अब ये एक रूटीन बन रहा है। अभी जहां शुपियान की जो बड़ी अफसोसनाक वारदात एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से जिसका ताल्लुक है, वो मारा गया, एक और ज़ख्मी हुआ। तो कुछ दिन पहले बांडीपोरा में एक नॉन लोकल मजदूर भी मारा गया। अब यह सरकार की जो बार बार कहानियां हम सुन रहे हैं कि नॉर्मलसी है, अमन व अमान है, मेरे ख्याल में उन्हें भी अब थोड़ा सा जायजा लेना चाहिए अपनी करनी का भी और साथ ही साथ। तो आपने सुना राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से सरकार पर तंज कसने का काम कर रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर आप जाएंगे गुलिस्तान न्यूज के तो आपको ट्विटर के भरमार मिल जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने आज ट्वीट भी बखूबी इस पर किया है। महबूबा मुफ्ती का जिक्र करें या फिर बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें, अपनी पार्टी की करें, या फिर अनेक पार्टी की जो जम्मू कश्मीर के अंदर रीजनल पार्टी है, वो तंज कसने का काम केंद्र सरकार पर कर रही है, क्योंकि इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। लेकिन जिम्मेदारी हर एक उस पार्टी की बनती है जम्मू कश्मीर की जिसने जम्मू कश्मीर पर हुकूमत की है और लोगों की सेफ्टी का वादा किया था। इसलिए आज ये मुद्दा लेकर हम आपके सामने 5 बजे में हाजिर हुए हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं। ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तजीम दार साहब हैं, पीडीपी के नेता हैं। तजीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। आप तीनों का आभार जो आपने समय निकाला। ताहिर चौधरी साहब, सबसे पहले सवाल आपका बनता है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा कि जिम्मेदारी सबकी है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जिसने हुकूमत की है और सुरक्षा का दावा किया उसकी जिम्मेदारी बनी है। लेकिन केंद्र सरकार की इस वक्त जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। क्या कहेंगे आप इनकी सुरक्षा के लिए, क्या कहेंगे जो कश्मीरी पंडित चाहता है? देखिए, आज का दिन बहुत दुख का दिन है और हम लोग रोज
अफसोस करते हैं, किसी न किसी अपने को खोते हैं। आज फिर हमने अपने एक भाई को खोया, एक इंजर्ड है, उसका इलाज चल रहा है। थोड़े दिन पहले हमने एक नॉन लोकल को बांडीपुरा में खोया था। और कब तक हम अपने लोगों को खोते रहेंगे, कब तक अफसोस मनाते रहेंगे? बड़ी दुख की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर एजेंट वैली के अंदर काम कर रहे हैं, मिलिटेंट्स जो अपने टारगेट किलिंग्स करने में अपने उनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें पिछले 15-20 दिन से, जैसे कश्मीर में माहौल बनाया गया था, तिरंगा रैलीज हो रही थी, हर घर पे तिरंगा नजर आ रहा था। पिछले 2-3 दिन में बहुत जश्न मनाया जा रहा था 75 साल देश की आजादी के जब खत्म हुए। तो बहुत सारी बुखलाहट, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन व अमान हो, कश्मीर तरक्की की राह पे चले, कश्मीर में खुशहाली रहे, कश्मीर के बच्चे रोज स्कूल जाएं, कश्मीर के बच्चे कामयाबी के रास्ते पे चले। बहुत सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि इसकी जवाबदेही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहीं ना कहीं लैप्स होना, और एलजी साहब को भी इसका फ्रंट पे आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि क्यों बार बार हम किसी न किसी अपने को खोते हैं। और बहुत दावे एलजी साहब करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन कुछ दिन ठीक रहता है सब कुछ, फिर हम किसी अपने को खोते हैं। क्योंकि इस टाइम पे इन चीजों के ऊपर सियासत ना की जाए तो अच्छी होगी, क्योंकि किसी माँ ने अपना बेटा खोया है, किसी परिवार ने अपना एक फर्द को खोया है, और जब कोई किसी घर का कोई इंसान चला जाता है तो उसके लिए वैसा एक गम होता है जो सारी उम्र वो उस गम को नहीं भूलते हैं। ठीक है, मैं एक एक सवाल ले लेता हूं सर, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, समय मेरे पास बहुत है। ताजिम साहब, जो ऐसे वाकये पेश आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या बखूबी उस पर राजनीति होनी चाहिए, या फिर एक अपील की जानी चाहिए, या फिर तमाम उन लोगों से ये कहना चाहिए कि मिलजुल कर रहें, साथ ही साथ ऐसा माहौल बनाएं कि सभी लोग महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का पंडित हो, चाहे जम्मू कश्मीर का स्थानीय नागरिक हो, आने वाला पर्यटक हो, या फिर कोई भी आम इंसान? क्या राजनीति लाजिम हो जाती है हर बार जो आप लोग करते हैं ताजिम साहब? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का और बोलने का। और आज क्योंकि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत दुख का दिन है, इस एतबार से भी कि हमारे आईटीबीपी के जवान आज एक एक्सीडेंट में शहीद हुए, मारे गए, और दूसरा हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो, उनके ऊपर भी निशाना किया गया, उनको भी शहीद किया गया। और उसके साथ साथ आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जो है वो डेथ एनिवर्सरी है। और क्योंकि आज अगर जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा जी ही हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई लीडर किसी को मिस किया जाता है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो मैं ये समझता हूं कि जहां तक आपने आज जो इशू उठाया है, और आपकी तरफ से भी मैं कहूंगा कि आप जो इस मॉडरेट, जो आप इस पूरे सिस्टम को मॉडरेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं एक बायस अप्रोच रखे हुए हैं। बायस अप्रोच इस एतबार से है कि आप, क्या मुझे सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू करेगा। जी, मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी हमें बायसनेस नजर आती है कि आप सारे का सारा जिम्मा जो है वो रीजनल पार्टीज के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। हमें मिलजुल कर आपको और हमें मिलकर सवाल मरकजी हुकूमत से पूछना चाहिए कि जो पिछले 3 साल से इन्होंने खोखले दावे करके यहाँ पे एक माहौल बनाने, लेकिन ताजिम साहब क्या जिम्मा आपका नहीं था? आप सरकार में नहीं रहे? मैंने सभी की बात की। मैंने पहला सवाल ही ताहिर साहब से लिया क्योंकि केंद्र में वो इस वक्त हैं। सर आप मुझे मौका दीजिए ना। ठीक है, बात को पूरा आ रहा हूँ ना, मुझे इस पे मौका दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल से आपने रियासत की तमाम पार्टियों को इरिलेवेंट करके रख दिया और एक अपना इक़्तिदार उसके ऊपर पूरे का पूरा कब्जा करके बैठ गए जम्मू कश्मीर के ऊपर। हम जब तक थे इक़्तिदार में तब तक मुफ्ती साहब रहे हो या फारूक साहब रहे हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो या मनमोहन सिंह रहे हो, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलकर एक माहौल बनाया यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे आज तक अगर आप पिछली गवर्नमेंट का और आज का तज्जिया करेंगे तो कभी इतनी किलिंग्स नहीं हुई हैं, टारगेटेड किलिंग जितनी आज के दौर में हो रही हैं। तो इसका जिम्मेदार आपको मरकज को ठहराना चाहिए, उसके बरक्स आप हमें कह रहे हैं। ताजिम साहब, क्या आपके समय में हत्याएं नहीं हुई?
क्या आपके समय में कश्मीरी पंडित नहीं मारा जा रहा था? मैं सारा ठीकरा केंद्र पर कैसे फोड़ दूं जब हुकूमत आपने भी जम्मू कश्मीर के अंदर की है? ताजिम साहब, आपको याद होगा कि बीजेपी के साथ आप भी गठबंधन में थे। आपको याद होगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने खड़े होकर, सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सड़क पर खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। ताजिम साहब, इस बात को आप नहीं भूले हैं शायद। बात मत कीजिए, आप मेरी बात सुनिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता की मेरा बात मत करिए, आप मेरी बात नहीं। ताजिम साहब, आप मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, एंकर हूँ या क्या हूँ। आप अपनी बात करिए। क्या आपकी हुकूमत में टारगेट किलिंग नहीं हुई थी ताजिम साहब? हाँ या ना? ताजिम साहब, बिल्कुल नहीं थी। ताजिम साहब, जिस तरह के हालात आज है वो हालात पहले नहीं थे। वो हालात पहले नहीं थे जो हालात आज है। जिस तरह की टारगेट किलिंग आज हो रही है वो पहले नहीं थी। अगर आप पिछला नहीं, पहले जम्मू कश्मीर के दुकानों पर ताला लगा रहता था, वो आपको अच्छा लगता था। पहले पत्थरबाजी होती थी, वो आपको अच्छी लगती थी। किसने कहा आपको ताला लगता था? किसने कहा आपको ताला लगता था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मुफ्ती साहब ने, फारूक साहब ने, तमाम लोगों ने मिलकर रियासत का हालात ठीक किए। रियासत के हालात पटरी पर आए। कौन कहता है रियासत जम्मू कश्मीर ने 1996 से लेकर 2002 के बाद जब मुफ्ती साहब आए और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर माहौल रियासत का बिल्कुल ठीक हो गया? कौन सी बातें करते हैं आज? मैं अगर माहौल ठीक हुआ होता, मेरी बात सुनिए ताजिम साहब, आपकी बात अगर मैं मान भी लूं, ताजिम साहब, मैं आपकी बात मान भी लूं कि पीडीपी ये कह रही है कि माहौल हमने ठीक किया है, चलिए एक तरफ मैं उसको रख भी देता हूं, तो आखिर सर मेरे सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी मैं दे रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि अगर आप ठीक कह रहे हैं तो आखिर मरकजी हुकूमत से सवाल करना चाहिए। आज आप बैठ के फिर हमसे सवाल कर रहे हैं। ताजिम साहब, ताजिम साहब, मैंने पहला ही सवाल केंद्र सरकार से पूछा क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है सर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी जब आप बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब सड़क पर खड़े होकर ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी हमारी है, कहा था या नहीं कहा था? बिल्कुल। जब वो हम अपनी जिम्मेदारी से कहां भाग रहे हैं? लेकिन इक़्तिदार किसके पास है? पावर किसके पास है? नहीं, पावर तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि पावर भैया केंद्र सरकार के पास है। ताहिर चौधरी साहब ने कहा कि उपराज्यपाल साहब को जो इन्फॉर्मेशन, आप मेरी बात एक जवाब दीजिए। अगर हर अच्छी बात का आप क्रेडिट ले रहे हैं तो हर बुरी बात को भी तो आप ही को क्रेडिट जाएगा। ठीक है, मरकजी हुकूमत को ही जाएगा ना। तो किस पे जाएगा क्रेडिट? मतलब अच्छी बातें सब आपकी, बुरी बातें सब रीजनल पार्टीज की। ये कौन सा जवाबियत है? नहीं ताजिम साहब, आपके साथ मिलकर आप समझे नहीं। ताजिम साहब, आप समझ ही नहीं हुकूमत को हम सवाल नहीं या पूछ आप रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं या फिर आप समझ नहीं रहे हैं? कांग्रेस, आप फिर सवाल हमें ही पूछ रहे हैं। ये बड़ी एक आयरनी है। ये तो सर मेरा पहला सवाल ताहिर चौधरी साहब से था। ताजिम साहब, आप या तो सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ बरगलाना चाहते हैं, 370 के नाम पर बरगलाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ मैं ठीक है, मुजफ्फर साहब के पास ताजिम साहब, मेरे पास समय पूरा है। मुजफ्फर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि मैं जिस मुद्दे को लेकर बैठा हूं सर वो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और ये आज से मुद्दा नहीं है। और मैं इसलिए सभी पार्टियों का नाम ले रहा हूं क्योंकि सभी पार्टियों ने हुकूमत की है, जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा किया है कि हम आपकी सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, लेकिन पीडीपी की भी जिम्मेदारी बनती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी जिम्मेदारी बनती थी, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को माहौल दिया जाए ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। मुजफ्फर साहब, आप मुझे बीच में टोकेंगे नहीं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात बिगड़े हैं उसकी जिम्मेदारी ना पीडीपी की, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ना कांग्रेस की, वो मरकजी सरकार की है। 2018 में, 2019 में नहीं, 2018 के मिड में यहाँ गवर्नर राज लगाया गया था। गवर्नर राज लगा के होम मिनिस्टर साहब ने सब कुछ अपने हाथ लिया था। होम मिनिस्टर साहब ने 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि मैंने ये जितनी तब्दीलियां की हैं, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लाया है, मैंने जो इसको यूनियन टेरिटरी बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि यहां से आतंकवाद खत्म करूंगा, मैं लोगों को तामीर और तरक्की दूंगा। ना तामीर और तरक्की हुई,
ना आतंकवाद खत्म हुआ। अब हम पर आप इल्जाम लगाते हो, आप जरा अंदाजा करो 1989 से लेकर 96 तक क्या हालात थे। 96 में जब फारूक साहब ने सरकार बनाई, जब कोई बनाने के लिए तैयार नहीं था, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। फारूक अब्दुल्ला सरकार में कश्मीरी पंडित सुरक्षित थे? बिल्कुल सुरक्षित हुए। आस्था आस्था स्टेडली हर चीज रिस्टोर। 90 में हालात कैसे बने? स्कूल तबाह। मैं 1896 की बात कर रहा हूँ, 90 में नहीं थे फारूक साहब, 90 में गवर्नर राज था। 96 में कितने कश्मीरी पंडितों की मौत हुई थी? आप तो एक वकील हैं, आप ज्यादा जानते होंगे। 96 ऑनवर्ड आस्ता आस्ता हालात ठीक होते रहे। एवरीथिंग वाज रिस्टोर्ड। तमाम स्कूल जला दिए गए, पुल जला दिए गए, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन रिस्टोर की, रिट ऑफ द गवर्नमेंट शुरू हुई, किसी ऑफिसर चले। अरे भाई यहाँ हाई कोर्ट हमें पता है, हाई कोर्ट में कोई लिटिगेंट नहीं होता था, कोई एडवोकेट नहीं होता था। पूरे दोनों विंग्स में नॉर्मलसी वापस आई। 2002 में जब इलेक्शन हुए, मुफ्ती साहब आए, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने भी इसको जो डिरेल सिस्टम था उसको वापस अपनी पटड़ी पे लाया। 2008, 9, 10 तक बिल्कुल कंप्लीट नॉर्मलसी आ गई। कोई किलिंग नहीं थी, सिविलियन किलिंग कोई नहीं थी। आप कह रहे हैं कि 96 से 2001 में कोई किलिंग ही नहीं हुई है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? मैं 2000 नहीं, मैं कह रहा हूं 2006 से लेकर 2010 तक तब तक इक्का दुक्का वारदात होती थी, लेकिन आस्ता आस्ता कंट्रोल। अब जाहिर सी बात है, तुमको कि रातों रात कंट्रोल हो जाएगा तो रातों रात कंट्रोल नहीं होगा। वही तो बीजेपी कह रही है ना कि भैया 370 हटे, अभी 3 ही साल हुए। तो पिछले 4.5 साल हो गए। बीजेपी ने तो आपकी बात तो मैं दोहरा रहा हूँ। आपने मेरे को 2010 तक का डाटा दिया, आपने बोला इक्का दुक्का वारदात हुई या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई? भाई तुम 89 की बात करो ना। आप ऐसे मत करो। आप नहीं 89 की तो आप ही ने मेरे को बात नहीं करने दी। मैं तो 89 पर गया था, लेकिन आपने ले आया अपनी सरकार पर। मैंने आपको पहले कहा था मुझे टोकना नहीं। जो चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। टोकना नहीं, ठीक है। तो 96 से लेकर 2004-5 तक, जब तक मिलिटेंसी, क्योंकि उस वक्त टॉप पे मिलिटेंसी थी, उस वक्त हर घर में मिलिटेंट थे, हर इलाके में थे। आस्ता आस्ता सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंट्रोल किया। 2006 से लेकर आप अगर 2010 का एरा देखेंगे, कंप्लीट बिल्कुल काम हो गया, पीस हो गया। 2010 में स्टोन पिल्टिंग स्टार्ट हुई, लेकिन सिविलियन किलिंग नहीं थी। इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलिटेंट्स एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस। सिविलियन किलिंग कभी नहीं हुई इससे पहले। ठीक है। 89 में जब हुई, माइग्रेशन हो गई। ये जो सिलेक्टेड सिविलियन किलिंग्स हैं, जो खासकर पंडित कम्युनिटी को वहां किलिंग हो रही है, इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की है। हमारी जिम्मेदारी तब होती कि हमारे हाथ में कुछ, हमें तो यह खुद अपने आप को इंसिक्योर करके रखा है इन्होंने। हम तो सीधी तरह बोल नहीं सकते। ठीक है, आपकी बात हो गई तो मैं बोलूं। आपने मेरे को कहा था कि आपको बीच में ना टोका। बोलिए। ठीक है, बोलिए। ठीक है। आपने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही तो हाँ वारदात हुई, लेकिन इक्का दुक्का वारदात हुई। आपके शब्द थे सर, हाँ या ना? मुजफ्फर साहब, आपने ये बात कही ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी तो इक्का दुक्का वारदात हुई, हाँ या ना? ये बात कही आपने। सिलेक्टिव किलिंग नहीं हुई, माइनॉरिटीज किलिंग नहीं हुई, पंडित नहीं मारे गए उस वक्त। कोई एक बता दो। ठीक है, पंडित बता दो जो उस वक्त मारा गया हो। ठीक है, मैं ताहिर साहब के पास जा रहा हूं, क्योंकि बीजेपी बार बार यही कहने की कोशिश करती है कि भैया अभी थोड़ा सा समय दीजिए। जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हमने धीरे धीरे हालात को सुधारने की कोशिश की, थोड़ा समय लगा। आवाज दीजिएगा मुजफ्फर साहब की, किसी की आवाज मत बंद करिएगा। मैं कहता हूं ठीक है मुजफ्फर साहब, हाँ कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। मुजफ्फर साहब, आप कुछ कह रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा 4 साल हो गए इनको। 2018 में इन्होंने हुकूमत संभाली थी। अभी टाइम कितना चाहिए? ताहिर साहब फटाफट से जवाब दीजिएगा। फिर एक सवाल मेरा है आपके से। हम लोग पिछले 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपसे सवाल पूछ रही है कि भैया उनकी सरकार में किस तरीके से माहौल को ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन आपने 370 को भी हटा दिया, लेकिन तब भी माहौल ज्यों का त्यों है। फिर मैं अपना सवाल भी लूंगा। देखिए हर्ष, बहुत मजबूरी है कि अफसोस का टाइम है। हमने किसी अपने को खोया है, फिर ये लोग सियासत कर रहे हैं रीजनल पार्टीज के लोग।
इन लोगों को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि कैसे इलेक्शंस होती थी और कैसे ये लोग इलेक्शन जीतते थे। सब कुछ ये लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर का आवाम जानता है, और कैसे कश्मीर में हालात खराब किए जाते थे, कैसे इलेक्शंस करवाई जाती थी, कैसे सरकारें बनाई जाती थी, सब कुछ इन लोगों ने किया। लेकिन आज के टाइम पे इन लोगों को एहसास हो गया कि दोबारा इनकी सरकारें नहीं आने वाली हैं। नहीं, उन्होंने 2006 और 2010 का जिक्र किया। 2006 से 10 वाजपेयी जी ने इलेक्शन करवाए थे। वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। जब आप लाल किले से कहा था, लाल किले से वाजपेयी जी ने कहा था कि पहली बार रियासत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। निकालते थे। आप वाजपेयी जी के कहे हुए को टालना चाहते हैं? पत्थरबाजी करवाई जाती थी। आप वाजपेयी जी ने कहा था कि लाल किले से कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं 2002 के। करते थे। ठीक है, मैं आऊंगा ताजिम साहब, पीडीपी का भी जिक्र करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल ले रहा हूँ ताजिम साहब, 1 मिनट प्लीज। ऐसे आप लोग बोलेंगे वाजपेयी जी स्काइप में, ठीक है ताजिम साहब, वाजपेयी जी के आपका सवाल होगा ताजिम साहब, चाहते हैं। आप क्यों नहीं सुन सकते हो? ठीक है ताहिर साहब पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाब दीजिए। 2006 से 10 का वो जिक्र कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी थी तो इक्का दुक्का वारदात हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि डाटा मैं अभी दिखा सकता हूं पूरा, लेकिन आपकी सरकार को 4 साल हुए। देखिए, जब इन लोगों की सरकार थी, जो ये टाइम बता रहे हैं, उस टाइम पे इक्का दुक्का वारदात नहीं होती थी। हर्ष, आप डाटा निकालिए, जब भी मरते थे बल्क में लोगों को मारा जाता था, मिनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जाता था। उसमें सरदार भी आते थे, कश्मीरी पंडित भी आते थे, दूसरे लोग भी आते थे। इन लोगों ने यही काम करके अपनी सरकारें चलाई। मुसलमान भी आते थे, सभी लोग आते थे। क्यों? दूसरे लोग क्यों बोलते हो? मुसलमान लफ्ज़ लेते हैं, फिर मत देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था। ताजिम साहब, आपके सवालों का जवाब वो दे रहे हैं, मैंने तो अभी सवाल भी नहीं पूछा है। बात यह कि हकीकत सच्चाई आपसे नहीं सुनी जाती है। ठीक है, कब तक ऐसे लीजिए कि मुसलमान भी मारे जाते थे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने बहुत लोग। एक मिनट ताहिर साहब रुकिएगा, 1 मिनट। ताजिम साहब, मैं आपको बार बार क्लियर कर चुका हूं, एक बार पहले भी आप डिबेट में बैठे थे तब भी मैं जिक्र कर चुका था कि जम्मू कश्मीर की आवाम ऐसी है कि हमेशा मिलजुल कर रहती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम भी मर रहा है, कश्मीरी पंडित भी मर रहा है, हिंदू भी मर रहा है, गैर स्थानीय भी मर रहा है। ताजिम साहब, आप मेरी बात को समझिए। बिल्कुल, हम पार्शियलिटी नहीं करते सर, एक पत्रकार हैं, हम बोलते हैं खुलकर। आवाम की बातों का जवाब आप लोगों से लेते हो, क्योंकि हुकूमत आप करते हैं। जवाबदेही आपकी है ताजिम साहब, ठीक है। ताहिर साहब प्लीज कंटिन्यू करेगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा था ताजिम साहब। कश्मीर में हर्ष, बहुत लोगों ने अपने को खोया। मुझे नहीं लगता कोई घर ऐसा बचा होगा जिसने अपने को नहीं खोया होगा। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, हर किसी ने वहाँ पे आपकी है ना ताहिर साहब, 4 साल हो गए। बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए, हर सामने कश्मीर के हालात बहुत सुधारे, सेंट्रल हाई कमांड ने कश्मीर के हालात बहुत सुधारे। आज के टाइम पे कश्मीर में ऐसा नहीं है। फिर बदकिस्मती है, कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमें किसी अपने को खोना पड़ता है। वो चीजें हो रही हैं, लेकिन ये चीजें ज्यादा लंबा टाइम नहीं चलेंगी। ये चीजें तब चल रही है जब कोई ना कोई 1-2% लोग ऐसे हैं जो इन लोगों की हेल्प करते हैं और वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं। लेकिन अब आने वाला टाइम होगा, जो वारदात करने वाला वो तो जाएगा, जो उसकी मदद करने वाले हैं वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। सरकार के इरादे बहुत मजबूत हैं। ताहिर साहब, इस बात को समझिए। ताहिर साहब, बीजेपी की हुकूमत है, लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता इस आशा में है कि केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, इस आशा में है कि भैया हमारी जानों की सुरक्षा होगी। कश्मीरी पंडित प्रदर्शन के जरिए, कश्मीरी पंडित अपील के जरिए, कश्मीरी पंडित सोशल मीडिया के जरिए आपसे अपील कर रहा है कि हमें सुरक्षा दीजिए, हमारी जान को बचाइए। ताहिर साहब, देखिए हर्ष, मैंने आपको पहले ये बात कही कि इस टाइम पे वक्त है एलजी साहब को सामने आने का और इस चीज को क्लियर करने का कि ऐसी वारदात कब तक होती रहेंगी, कब तक हम अपनों को खोते रहेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी। लेकिन ये चीजें तभी ये मिशन कामयाब होते हैं जब कहीं ना कहीं 1-2% ऐसे लोग वैली के अंदर हैं जो इन लोगों की मदद करते हैं और वो अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं। पीडीपी के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। देखिए, वो एजेंसी का काम है, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है उन लोगों को ढूंढना, और सिक्योरिटी फोर्सेस उनको ढूंढ निकालेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ताजिम साहब, ना चाहते हुए भी आप पे इशारा था, आप समझ गए होंगे। देखें, मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने अभी कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में कैसे इलेक्शन होते थे। मैं इनकी याददाश्त के लिए बता दूं कि लाल किले के ऊपर वाजपेयी जी ने तकरीर करते हुए कहा था कि 2002 के बाद जो इलेक्शन हुए किस तरह से उन्होंने उसको सराहा, किस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक करने में
वाजपेयी जी ने जो अपना एक योगदान दिया, इन लोगों ने उस वाजपेयी जी के किए हुए तमाम कामों के ऊपर पानी फेर दिया। और अगर वाजपेयी जी की उस थ्योरी को ये लेके आगे चलते, आज रियासत जम्मू कश्मीर में जो मुफ्ती साहब ने साथ मिलके, या फारूक साहब रहे हों, या हमारे पुराने जितने भी लीडर कांग्रेस के आजाद साहब रहे हों, उन तमाम लोगों ने मिलकर एक माहौल बनाया, यहाँ पे हालात सुधारने का, रास्ते खुले, आर पार तजारत शुरू हुई, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया, और आहिस्ता आहिस्ता रियासत के हालात जो थे वो नॉर्मल होते गए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 8 साल की गवर्नेंस के बाद जब मोदी जी लाल किले से ये कहें कि हमें अब सबसे ज्यादा अगर लड़ना है किसी से तो वो करप्शन से लड़ना है, 8 साल से तक आप करप्शन खत्म नहीं कर पाए हैं। 8 साल के बाद दोबारा आप नारा दे रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में करप्शन दूर करनी है। अब कितना वक्त चाहिए आपको? आप तो जब 2014 के इलेक्शन में तो हम कहते थे कि एक कहीं सर उठेगा तो हम 56 इंच का सीना जाएगा और तमाम लोगों को वहां खत्म करके 1 मिनट पे खत्म कर देंगे। आज हालात क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं? आज अगर कश्मीरी भाई हमारी जान, हमारे हिस्सा है वो, चाहिए ना ताजिम साहब। आज मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर उन्होंने बीड़ा उठाया है, आज एजेंसियां तमाम उनके पास हैं, तमाम उनके पास पावर है, जितनी पावर उनके पास है मैं समझता हूं कि पिछले कई सालों तक किसी के पास नहीं रही, फिर हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? इसलिए हमारा ये कहना है कि उनको, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ 2 टूक बात करनी चाहिए ताकि हमारे हालात खराब ना हो, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी इंसिडेंट्स ना हो। फिर किस स्थिति में उससे बात तो पड़ोसी मुल्क से बात कौन करेगा? पड़ोसी मुल्क से बात कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे ना। 2018 की बात भी तो आपको मोदी साहब की याद होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि गोली से नहीं हालात सुधरेंगे, गले लगाने से हालात सुधरेंगे। वो जमीन पर स्थितियां दिखी हैं कि लोग वो नारा सबसे, लोग अब ऐसी बातें नहीं करते जो पहली किया करते थे। सबसे पहला नारा वो मुफ्ती साहब ने दिया था, ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। उसी बात, जो बोली से बात थी, वाजपेयी जी ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। आज भी मैं वही कहूंगा, जो मुफ्ती डॉक्ट्राइन था जम्मू कश्मीर को लेकर, उसी को फॉलो करने की जरूरत है। जो वाजपेयी डॉक्ट्राइन था उसको फॉलो करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के हालात अगर सुधारने हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। अगर आप फॉलो करती हैं सर, महबूबा मुफ्ती ज्यादातर बातचीत नहीं करती हैं। महबूबा जी ने क्या किया? आप महबूबा जी ने क्या किया? युवाओं की बात उन्हें करनी चाहिए, युवाओं को बताना चाहिए कि कैसे आप अपना भविष्य बना सकते हैं। अगर महबूबा जी युवाओं की बात नहीं करती हैं तो जम्मू कश्मीर में कोई युवाओं की बात नहीं करता है। फिर सबसे ज्यादा युवाओं की बात करने वाली महबूबा जी हैं। ठीक है मुजफ्फर साहब इस बात से सहमत है क्या? हालांकि पीएचडी आपका है, लेकिन आप अपनी विचारधारा के लिए स्वतंत्र हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है। मुजफ्फर साहब। जी, मैं एक चीज आपको वाज़ेह तौर पर कह दूं, मुझे खुद जाती तौर पर भी और हमारी पार्टी को भी इसका बड़ा दुख है कि ये जो 2 लोगों को, 2 भाइयों को, सुनील कुमार और पिंटू को जो गोली मारी गई है, जिसमें सुनील कुमार जो है वो जाबाक हो गया, शहीद हो गया है। हमें इनका अफसोस है। हम इस पर ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं कि हम कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम इस हक में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज जो तय है, आप हर बार वेरी कन्वीनियंटली आप पाकिस्तान का नाम लेकर हर चीज को आप ऊपर उसके मिट्टी नहीं फेर सकते, आप उसको ब्रश अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान अगर अपनी हरकत करता तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आप भी एक मुल्क है, आपके पास भी एक फॉरेन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। यहाँ के शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की, जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी यहाँ की हुकूमत की है। हम पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछ सकते, हम यहाँ की हुकूमत से सवाल पूछ सकते हैं। और हम लोगों को आपने जवाब देना है कि आप 5 अगस्त 2019 को कहते थे कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी। भाई बहुत खुश हो गए लोग। ठीक है मुजफ्फर साहब, लेकिन एक लाइन आपको और कहनी पड़ेगी। कोई खुश नहीं था। एक लाइन और कहिए प्लीज। आप राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं, मैं चाहूंगा आप ये लाइन कहें कि राजनेताओं की तो जिम्मेदारी बनेगी, लेकिन सभी आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनेगी। जब तक आम नागरिक इसे समझेगा नहीं, हर एक आम नागरिक, हर एक आम नागरिक सर, हर एक आम नागरिक, क्योंकि कश्मीर का नागरिक चाहता है कि माहौल सही बने और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। सर सभी से आपको अपील करनी होगी। मैं आप यहाँ शायद मुझे लगता है कभी विजिट नहीं किया होगा ना, तो आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ बाकी जो हिंदुस्तान का हिस्सा है या रियासतें हैं उस जैसा माहौल है। यहाँ एक अजीब सूरत हाल है। 5 अगस्त 2019 के बाद हर आदमी नाराज है, एलाइनेटेड है,
हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यहाँ किसी को कोई पता नहीं मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है। तो जिम्मेदारी कहाँ बनेगी भाई? वो एक जो सोशल ना पहले नहीं था, पहले सोशल फैब्रिक एक था, लेकिन जब 5 अगस्त के बाद जो हालात यहाँ पैदा हुए उसमें मुझे भी बंद कर दिया गया घर में। मुझे मेरी आजादी सच बोलने की ही छीन ली गई। मैं अगर सच बोलता हूं, मैं सच बताऊं आपको, हकीकत है ये, मैं अगर सच बोलूंगा तो दूसरे दिन मुझे उठा के, अब मेरा कोई थोड़ा बहुत अगर लिहाज करेगा कि ये वकील है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, तो अदरवाइज मीडिया वाला बोल रहे हैं टीवी डिबेट में, मौका है आपके पास। एक चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, मैं हिम्मत करके बोल रहा हूं आपको इसलिए कि मैं कभी कभार आता हूं, मैं दिल्ली रहता हूं ज्यादा, और हकीकत ये है कि यहाँ जो सिस्टम है, फैब्रिक सिस्टम होता है ना, एक सोशल फैब्रिक सिस्टम, कि हर आदमी दूसरे आदमी के साथ मिलता है। आज यहाँ ये खौफ और हरास है कि समय कम है, मैं 3 बातें पूछूंगा, ठीक है? 2 पीडीपी से 2 आपसे, सर प्लीज, समय कम है, मैं जल्दी से क्लियर कर दूं। क्या 370 आने से हालात ठीक हो जाएंगे? पहला सवाल जल्दी से मुजफ्फर साहब। बिल्कुल होंगे। 370 सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, आप वकील हैं सर, अगर 370 वापस आता है, यहाँ की रियासत वापस आती है, ठीक है? दूसरा सवाल, 370 सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, 370 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या लड़ाई लड़ेगी? हम लड़ेंगे, सियासी तौर पर भी और अदालत में भी, दोनों कानूनी। मैं खुद पिटिशनर हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ वहां सुप्रीम कोर्ट में एक केस में, उसमें मैंने खुद भी पिटिशन की हुई है, मैं खुद पिटिशनर हूँ। हम कानूनी तौर पर कोर्ट के अंदर भी लड़ेंगे, लेकिन सियासी तौर पर ग्राउंड पे भी लड़ेंगे। उसके लिए हम आने वाली नस्लें तक हमारी लड़ेंगी, क्योंकि वो हमारी पहचान थी, हमारी इज्जत थी, हमारा झंडा जो था। ठीक है, पीडीपी से सवाल, 2 क्वेश्चन, फिर मैं ताहिर साहब से इसका जवाब लेता हूँ। ताजिम साहब, 370 अगर लौटता है तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ये मानते हैं? देखिए, पहले मैं आपके इस सवाल से पहले एक बात क्लियर करूंगा, एक बात कहना चाहूंगा सिर्फ, वो ये है कि जो कत्लेआम बेगुनाह लोगों का हो रहा है, इस्लाम में भी यही है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल, यही समझाना है, यही समझाना है ताजिम साहब। कर रहे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, उन लोगों को खुदा कभी माफ नहीं करेगा, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, जहां तक 370 की बात है, 370 गैर आईनी तरीके से जम्मू कश्मीर से हटाया गया। जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों की उसमें राय शामिल नहीं की गई, और मरकजी हुकूमत को, चाहे वो बीजेपी है या आने वाली कोई भी हुकूमत हो, जब तक वो 370 हमारा शनाख्त, हमारा झंडा वापस नहीं करेंगे, तब तक रियासत के लोगों के अंदर, जहनों के अंदर कहीं ना कहीं ये जहन में रहेगा कि हमारे साथ। ठीक है ताहिर साहब जवाब दीजिएगा। ताहिर साहब, 370 कहा जा रहा है सभी रीजनल पार्टियों की तरफ से कि असंवैधानिक तरीके से हटाया गया, और 370 के बाद हालात नहीं बदले। क्या बदला, हमारे दर्शकों को और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फटाफट से 4 पॉइंट में समझाइए। देखिए हर्ष, जहां तक 370 और 35 की बात आती है, चीज ऑलरेडी कोर्ट पे है, ऑनेबल कोर्ट में है, और मुझे लगता है कि जब तक वो चीज का कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आता और हमें उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए। ये लोग बात करते हैं क्योंकि इनका मुद्दा है, उसी के ऊपर बात करेंगे, उसी से लोगों को बीच में जाएंगे, उसी के ऊपर अपनी सियासत चलाएंगे। मुझे लगता है उस इश्यू पे बात करने की कोई बात बनती नहीं है। जो चीज ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में है, जब वहां से जो फैसला आएगा वो सबको मंजूर होगा, एनसी को भी होगा, पीडीपी को भी होगा, बाकी रीजनल पार्टी को भी होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 370 के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है पार्टियां? बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीडीपी भी। यस। आपका कौन सा मुद्दा होगा अगर आप कश्मीर के अंदर आगे जाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं हर्ष जी, बीजेपी का कौन सा ऐसा मुद्दा होगा ताकि जनता विश्वास करे? क्योंकि जनता, ये पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जनता चाहती है 370 को, आप कह रहे हैं कि जनता खुश है। देखिए हर्ष, मैं आपको बताऊं, कश्मीर में हकीकत में देखा जाए 370 के बाद जाने के बाद कश्मीर का जो आम नागरिक है, आम इंसान है, बहुत खुश है। पहली बार उनको इस चीज का एहसास हो गया कि वो किस चक्की में फिस रहे थे, कभी एनसी के चक्कर में होते थे, कभी पीडीपी के, कभी दूसरी पार्टीज के। किन हालात में वो लोग रहते थे, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, कॉलेजेस में नहीं जा पाते थे, बड़े अलग तरह की सियासत वहां पे चलाई जाती थी। फैमिली की सियासत थी, परिवार की सियासत थी, चाहे उसमें एनसी की बात करें चाहे पीडीपी की करें, मुझे उसमें कोई वो फर्क नहीं लगता है। लेकिन अब की बात, जैसे भारतीय जनता पार्टी, आपका विकास मुद्दा होगा, जाते जाते क्लोजिंग कमेंट लूंगा, क्या विकास का मुद्दा होगा अगर इलेक्शन होते हैं, मान लीजिए
इलेक्शन होते हैं तो विकास के मुद्दे पर बीजेपी उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट, यूथ को आगे कैसे लाना है, कश्मीर की नई लीडरशिप को कैसे आगे लाना है, हम उन इश्यूज के ऊपर हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ठीक है मुजफ्फर साहब आगे आने वाले समय में अगर इलेक्शन होते हैं तो आपका कौन सा मुद्दा होगा, जल्दी क्लियर करिएगा। 86 मुद्दा 370 35A का होगा ही होगा। सियासी मुद्दा तो होगा, डेवलपमेंटल भी होगा। मैं नहीं कहता कि डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं होगा, लेकिन इनको करारा जवाब इस बार मिलेंगे। यहाँ के लोग जिन्होंने यहाँ की रियासत को छीना, यहाँ की पहचान को छीना, यहाँ की गारंटी जो 370 के मसले पर पीएचडी एक होगी, इलेक्शन आएंगे तो साथ लड़ेगी। बिल्कुल एक होगी, बिल्कुल एक होगी, बिल्कुल एक होगी। और इस बार एक करारा जवाब बीजेपी को मिलेगा। और ये जो कहते हैं लोग बहुत खुश हैं, वो पता चल जाएगा, वो पता चल जाएगा। कौन सा मुद्दा होगा पीडीपी का? पीडीपी जम्मू कश्मीर की आवाम की शनाख्त को बहाल करने के लिए अपनी हर संभव डेमोक्रेटिक तरीके से फाइट करेगी और हमारा मुद्दा जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त को वापस लाने का होगा। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब आपका भी, मुजफ्फर साहब आपका भी, ताजिम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और आप 5 के पंच में हमारे साथ आए। फिलहाल मुद्दा हमने आपको बताया उन रीजनल पार्टी का जो कि बता रही हैं कि आगे आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं तो हमारा मुद्दा क्या रहेगा। लेकिन इस वक्त टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में हुई है, लहू तो बहा है, लेकिन जिम्मेदारी सभी की बनती है, जम्मू कश्मीर वासियों की भी और उन राजनेताओं की भी जो दावे तो करते हैं लेकिन हकीकत तस्वीर के साथ बयां हो जाती है, क्योंकि तस्वीर बोला करती हैं और वो बोलती तस्वीर गुलिस्तान न्यूज आपको बखूबी दिखाता है।